2025 में 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले और 2026 में अमन को अपना मकसद बताने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप ने नए साल के तीसरे दिन ही वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और इस मुल्क के सदर मडूरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अमेरिकी फौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने की है। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले उन्होंने वेनेजुएला के सदर से बात की थी और उन्हें सरेंडर करने का कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो 4 रोज पहले ही कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मौसम साजगार नहीं था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने वेनेजुएला के सदर पर इल्जामात की फहरिस्त करते हुए बताया कि सदर मडूरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदरन डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सदर पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन बरामद करने की साजिश, अमेरिका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश के इल्जामात आयद किए गए हैं, लेकिन उनकी अहलिया पर किस इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई है ये वाज़ेह नहीं है। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस और दीगर शहरों में अमेरिकी तैयार और हेलीकॉप्टर्स ने बम बरसाए। जिन मकामात को निशाना बनाया गया उनमें फौजी तनसीबात शामिल हैं। धमाकों के साथ ही दारुल हुकूमत की बिजली मुनक़ता हो गई। वेनेजुएला की फोर्स की जानिब से कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई। अमरीकी तैयारे निचली सतह पर भी परवाज करते रहे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। वेनेजुएला की हुकूमत अमेरिका से सिर्फ ये मुतालबा करती रही कि अगर उनके प्रेसिडेंट जिंदा हैं तो उसके सबूत पेश कर दिए जाए। अमेरिका पिछले चंद माह से वेनेजुएला के समंदरों में मुनशियात ले जाने के इल्जाम में स्पीड बोट्स पर हमले कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मडूरो और गैर कानूनी तौर पर मुंतखब हुए हैं और वो ज़ाती तौर पर मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अमेरिका ने मडूरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। दूसरी तरफ वेनेजुएला का मौक़िफ़ है कि वाशिंगटन के इक़दामात सदर मडूरो को इक़दामात से हटाने और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे नाज़रीन कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 300 बिलियन बैरल खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में मौजूद तेल के ज़खायर का 18% शेयर बनता है। पिछले साल ट्रंप के सदारत संभालते ही अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई थी। कुछ रोज़ पहले यानी 18 दिसंबर को सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो वेनेजुएला के पास मौजूद बेतहाशा तेल वापस लेना चाहते हैं। अब इस बयान के 15वें रोज़ ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। अमेरिकी हमले में होने वाले जानी और माली नुकसानात के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आई है। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि हुकूमत इन हमलों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रही है। साथ ही उन्होंने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का ऐलान करते हुए अमेरिका पर शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा है कि उनके मुल्क को तारीख की अब तक की बदतरीन जारहियत का सामना है और वेनेजुएला गैर मुल्की फौजी दस्तों की मौजूदगी के खिलाफ मज़ाहमत करेगा। वेनेजुएला के पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के ईरान, रूस ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए इसे जारहियत करार दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने पुरअमन तरीके से मामले को हल करने की बात की है। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने यह दावा किया है कि वेनेजुएला में मजीद कोई कार्रवाई मुतवक्के नहीं है। वेनेजुएला में हलचल शायद रुक गई हो, लेकिन ईरान में जारी मुजाहरे शिद्दत के साथ इस वक्त जारी हैं और इनमें अमवात की तादाद अब 8 तक पहुंच चुकी है, जबकि 17 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर की धमकी पर जवाब देते हुए कहा है कि दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत से पीछे नहीं हटेंगे, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। सुप्रीम लीडर ने ईरानी हुकूमत को मुजाहिदीन से मुज़ाकरात की हिदायत भी की है। दूसरी तरफ बैरून मुल्क मुकीम ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने ईरान में जारी अवामी एहतजाज के दौरान लोगों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। यहाँ आपको दिलचस्प बात भी बता देती हूँ कि ईरान के पास दुनिया के तीसरे नंबर के खाम तेल के ज़खायर यानी 209 बिलियन बैरल्स मौजूद हैं, जो दुनिया के मजमूई शेयर का 11% से ज़ायद बनता है। क्या ट्रंप की नज़रें वेनेजुएला की तरह ईरानी तेल पर भी हैं
یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی مہمان حسین حقانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں برائے امریکہ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں حقانی صاحب. سب سے پہلے سر یہ فرمائیے, ڈونلڈ ٹرمپ تو 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں, جیسے ہی نیا سال کا آغاز ہوتا ہے نئی لڑائی چھیڑ دیتے ہیں سر. امریکہ وینزویلا کے صدر پر منشیات اسمگلنگ کا الزام لگا رہا ہے, وینزویلا کی طرف سے امریکی اقدامات کو ان کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کہا جا رہا ہے. آپ دونوں کی کشمکش کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ گزشتہ سال کے اختتام پر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی تھی اور اس اسٹریٹجی میں یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح 19ویں صدی میں امریکہ کے تمام تر دفاعی مفادات امریکہ کے اپنے خطے میں تھے, اب بھی ویسے ہی ہوگا, اور امریکہ اپنے سے جغرافیائی طور پر دور ممالک میں فوجی کارروائیاں نہیں کیا کرے گا, لیکن اپنے علاقے میں ایسا ضرور کرے گا. یہ ایک سوچ صدر ٹرمپ کی ہے. جب وہ کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین, وہ سمجھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں جو امریکہ تھا وہ بہت عظیم تھا, جو باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا. یورپ, ایشیا, مشرق وسطی اس کے معاملات میں دلچسپی کم لیتا تھا اور اپنے خطے میں رعب جماتا پھرتا تھا. تو یہ اسی پالیسی پر عمل درآمد کا حصہ ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں, کسی ملک میں جا کر اس کے صدر کو لے کے آ جانا بغیر کسی قانونی کارروائی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں 1989 میں پیناما کے مانویل نوریگا کو اسی طریقے کے ساتھ امریکی فوجیوں نے اخذ کیا تھا اور ان کو امریکہ میں لا کر ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا, لیکن ان پر الزامات اور قانونی کارروائی اس سے 1 سال پہلے ہو چکی تھی. جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کے معاملے میں کسی قانونی کارروائی کا انتظار نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے خطے میں. رہ گیا سوال جنگ بند کرانے کا, تو پہلے بھی انہوں نے کچھ جنگیں بند نہیں کرائیں, صرف اس کا کریڈٹ لیا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے. دوسرے ممالک ان کو کریڈٹ دے کر ان کو دل خوش کرنا چاہتے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. لیکن ایک طرف یہ امریکہ کی طاقت کا استعمال ہے اور دوسری طرف یہ امریکہ کے بنائے ہوئے اس نظام بین الاقوامی قانون کو مکمل طور نظر انداز کرنے کی کوشش ہے جو گزشتہ کم از کم 70-80 سال سے دنیا میں موجود ہے. اچھا حقانی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں سر, اس میں ایک بڑا حیران کن پہلو یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں امریکہ یہ کارروائی کرتا ہے, پریزیڈنٹ کو, فرسٹ لیڈی کو ساتھ بھی لے جاتا ہے, لیکن ملک کی جانب سے یا ان کے فوج کی جانب سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آتی, کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. تو یہ عسکری کمزوری ہے یا پھر اندر ہی سے کوئی سازش لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کچھ سازش ہے, لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امریکہ 1940, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں امریکہ کے جو یہ جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں ان میں سب میں انٹیلیجنس آپریشنز یعنی CIA کے آپریشنز اور فوجی انقلابات کے ذریعے اپنی بات منواتا رہا ہے. وینزویلا میں ایسا نہیں ہو رہا تھا اب تک, تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ انہوں نے بعض جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملایا ہو اور جو امریکی انٹیلیجنس کا ایک آپریشن وہاں جاری تھا اس میں ایسی راہ ہموار کی ہو جس کے نتیجے میں صدر مڈورو کو کوئی حمایت نہ مل سکی ہو. قاری صاحب یہ بھی کہی گا کہ وینزویلا کی جو اپوزیشن ہے اسے امریکی سپورٹ حاصل ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مڈورو کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کو اقتدار مل جائے یا پھر جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہیں سے ہی حکومت کسی کو مل جائے گی؟ ممکن ہے کہ موجودہ حکومت سے ہی کسی کو اقتدار منتقل ہو, کیونکہ دیکھیے اس میں دیکھیے امریکنوں کی جو ساری کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ وہ کم از کم قانون کا ایک لبادہ ضرور رکھتے ہیں. مثلا عراق پہ حملہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے پورا کیس بنایا کہ امریکہ کی معلومات کے مطابق وہاں پہ غیر قانونی ایٹمی ہتھیار ہیں وغیرہ وغیرہ, چاہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو گیا, لیکن وہ اپنا ایک کیس بناتے ہیں. اس بار کسی قسم کا کیس بنانے کی زحمت نہیں کی گئی, صرف چودراہٹ دکھائی گئی ہے. تو اس لیے ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں, ہم نے تو اس فرد کو اٹھایا ہے, اور جس طرح سے پاناما میں ہوا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہی نظام میں سے ہی تبدیلی آ گئی تھی, تبدیلی آ جائے گی لیکن پھر بالآخر ایک الیکشن ہوگا اور وہ الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن کو جتوانے میں شاید امریکہ مدد. اچھا, ایک تو ان کے اپنے ملک کے اندر سے کچھ نہیں ہوا, لیکن دوسری طرف رشیا ہو گیا, چین ہو گیا, اس سمے دنیا بھر میں سے کہیں سے بھی ہمیں اس طرح کا کوئی شدید رد عمل نظر نہیں آیا. سر اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟
किरनाज पाकिस्तान के लोगों के लिए खास तौर पे ये अहम बात है कि इस बात पर तवज्जो करना शुरू करें कि दुनिया का पूरा निज़ाम बदल रहा है। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, बैनुल अक़वामी कानून, इदारों की तरफ रुजू करना, ये सब होता था। ये ठीक है कि हमेशा ताकत की हुक्मरानी रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दो बड़ी ताकतें थीं, सुपर पावर्स थीं, वो अपने अपने अपनी अपनी मर्जी अपने अपने करीबी ममालिक में पूरी कर लिया करती थी, लेकिन उसमें भी पीछे पीछे बातचीत होती रहती थी। अब जरा दूसरी किस्म का वक्त आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ बड़ी ताकतें खित्ताए असर, जिसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, उस पे आपस में किसी किस्म की तकसीम करने पर रजामंद नजर आती हैं। और ट्रंप की सोच भी यही है कि यूरोप जो है वो रूस का खित्ताए असर हो जाए तो अमेरिका को कोई गम नहीं होगा। चीन एशिया में और खासतौर पर मशरिक़ बईद में अपनी बालादस्ती कायम रखे तो, और अमेरिका को तिजारत वहां करने दे तो अमेरिका वहां कुछ उसको नहीं कहेगा, और अपने इलाके में अमेरिका अपनी मर्जी पूरी करता रहे। ये 19वीं सदी की तारीख अगर आप पढ़ें तो उस जमाने में भी बड़ी ताकतों में इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी, और मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप उसी सोच के हामिल शख्स हैं और ये एक दुनिया में बड़ी तब्दीली आती नजर आ रही है। सर, रिपब्लिकन सेनेटर हैं माइक ली, वो कह रहे हैं कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया है कि वेनेजुएला के सदर अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेस पर ट्रायल होगा। अभी आपने भी तस्करा किया 1989 का, जो फौजी रहनुमा थे मैनुअल नोरेगा, इनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था, अमेरिका ले जाया गया था, वहीं पर ट्रायल हुआ था मुनशियात के हवाले से, और इसके मुजरिम करार पाए थे। तो क्या इसी तरह का अंजाम आप मडोरो का भी देख रहे हैं सर? शायद ऐसा ही अंजाम करना चाहती है अमेरिका की हुकूमत, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। नोरिएगा पर इल्जामात पहले से मौजूद थे, इन पर इल्जामात कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं। सही, उन पर इल्जामात कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं, बड़ा फर्क है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा ईरान का भी तस्करा कर लेते हैं सर। महंगाई के खिलाफ वहां पर एहतजाज हो रहे हैं, मरने वालों की तादाद अब बढ़ गई है, 8 हो गई है। ईरान के आखिरी शाह हैं, उनके बेटे रजा पहलवी, वो भी अब मैदान में आ गए हैं, वो भी लोगों से अपीलें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वहां आपको कोई हुकूमत की तब्दीली वगैरह दिखाई दे रही है क्या ईरान में? देखिए, हुकूमत की तब्दीली के बारे में तो मैं फौरी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो घुटने टिकवा देंगे और दुश्मन को जेर कर देंगे वाली बातें, ये तो हमने थोड़े अरसे नहीं कई सालों से सुनी हैं, और अब तक ईरान घुटने टिकवा तो नहीं सका, ना अमेरिका के ना इसराइल के। ये दुरुस्त है कि उनको पूरी तरह कामयाब भी नहीं होने दिया, लेकिन उनको इस तरह से उनकी ऐसी मज़ाहमत भी नहीं कर सका कि जिसके नतीजे में पीछे हट जाएं। तो ये जो फिल्म है ये अभी जारी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन हक्कानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।